जीवन की सारी प्रथम भावनाओं से भरे इस अनाथालय के सबसे बड़े कमरे में राघव रहता था। वो भी साधारण व्यक्तियों की तरह एक दफ्तर में नौकरी कर अपना राशन पानी संभाल लेता था। उस अनाथालय की पूरी व्यवस्था का भार वैशाली और निर्मला पर था। वैशाली और राघव बड़े अच्छे मित्र थे। राघव मंडुआडीह के इस गांव में 1 वर्ष पहले आया था। एक दिन जब वैशाली अनाथालय के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही थी, तब उसकी नज़र राघव के कमरे पर पड़ी, जिससे रोशनी आ रही थी। वैसे तो राघव वैशाली के सुबह उठने से पहले ही दफ्तर के लिए निकल जाता था और शायद देर से आता था। अगर राघव दफ्तर गया है तो फिर कमरे में कौन है, ये सवाल वैशाली के दिमाग में खटका। उसने पढ़ाई को रोका, बच्चों की छुट्टी की और राघव के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद थी। उसने दरवाजे पे कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसे अलमारी खुलने व बंद होने की ध्वनि आई। वैशाली ने बिना सोचे समझे दरवाज़ा खटखटाया। 2-3 बार लगातार खटखटाने के बाद दरवाज़ा खुला। वैशाली ने राघव का सकपकाया हुआ चेहरा देखा। अरे तुम आज बड़ी जल्दी उठ गई। राघव ने अपनी आवाज़ को काबू में लाने की कोशिश करते हुए बोला, आज माँ की थोड़ी तबीयत खराब थी तो मुझे बच्चों को पढ़ाना था, इसलिए जल्दी उठी। तुम क्या कर रहे हो ऐसे चोरों की तरह अपने कमरे में घुसकर? अरे वो आज शर्मा जी ने छुट्टी दे दी, राघव ने बोला। वैशाली को पता चल चुका था कि दाल में कुछ काला है। तुम अभी भी झूठ बोलना नहीं सीख पाए हो। ये कहते हुए वैशाली राघव को धक्का देकर कमरे में घुस आया। वो तो ऊपर वाला ही जानता है, राघव ने खुद से कहा। वैशाली कमरे में घुसी तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। कमरे का सारा सामान उथल पुथल था और एक बड़ा कपड़े का बैग जमीन पर रखा था। बैग को दूर से देखने पर वैशाली को कुछ कपड़े व किताबें दिखी। राघव की अभी भी सांस फूल रही थी और उसके दोनों हाथ पीछे थे। ध्यान से देखने पर वैशाली ने देखा कि उसने अपने हाथों में कुछ दबा रखा है। तुम्हारे हाथों में क्या है, वैशाली ने पूछा। राघव ने उस पर ध्यान न दिया और बैग में बाकी सामान डालने में जुट गया। वैशाली चौंक उठी। उसने राघव का इतना अजीब रूप आज तक नहीं देखा था। अब राघव और वैशाली आमने सामने खड़े थे। तुम फिर से अनाथालय छोड़ने की सोच रहे हो, वैशाली ने पूछा। राघव ने अपना मुख झुका लिया। आज तो तुम्हें मुझे सारी बातें बतानी ही पड़ेगी। इतने दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम किसी वजह से परेशान हो। हर 2-3 दिन में छोड़ के तुम्हें यहाँ से जाने का भूत सवार होता है। आखिर क्या बात है, वैशाली ने एक सांस में पूछा। कुछ नहीं, बस मेरा बनारस ट्रांसफ़र हो गया है। अच्छा, अचानक से, वैशाली ने ऊंचे स्वर में कहा। अरे पता नहीं, सलमा जी कुछ करते रहते हैं, बड़े अजीब हैं। राघव के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो एक जंग से हार कर आया हो। उत्तर सुनने के बाद भी वैशाली कमरे के बाहर नहीं जा रही थी। कुछ देर और इंतजार करने के बाद राघव ने पूछा, तुम्हें और कुछ पूछना है? वैशाली उस बैग से एक कदम पीछे हटी और उसने पूछा, मेरा पहला सवाल ये है कि तुम अपने हाथों में क्या छुपा रहे हो? तुम्हारे इस सवाल का उत्तर ही सारे सवालों का जवाब दे देगा। वैशाली को कुछ समझ नहीं आया। राघव अपने बिस्तर पर बैठा और वैशाली को भी बैठने की इजाज़त दी। वैशाली ने देखा कि राघव के हाथ में इतने वक्त से एक तस्वीर थी जिसको उसने बैठने के बाद उसने अपने पीछे रख दिया था। ये बात 1 वर्ष पुरानी है। जब मैं इलाहाबाद में नौकरी करता था, मैं एक साधारण सिल्क साड़ी के विक्रेता की दुकान पे सेल्समैन था। हमारी दुकान पूरे इलाहाबाद में प्रसिद्ध थी। लोग दूर दूर से आकर हमारी दुकान से सामान खरीदते थे। एक दिन कानपुर शहर के एक बहुत नामी नेता आशुतोष टंडन हमारी दुकान पर अपनी महिला कर्मचारी को लेकर आए। मैं उस समय एक व्यक्ति को साड़ी दिखा रहा था। उनकी कर्मचारी को जब मैंने देखा तब पता नहीं अचानक मेरे मन में कुछ अजीब सा हुआ जिसने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं कुछ ही मिनट तक उसको देखता ही रह गया। मासूम चेहरा और उन बड़ी बड़ी आँखों में मैं खुद को देखने लगा था। नेता साहब मालिक से कुछ बहुत गंभीर बात कर रहे थे और उनकी कर्मचारी उनके बगल में खड़ी थी। अचानक से मालकिन ने मुझे बुलाया। मैं दौड़ते हुए उनके पास गया। रघु, ये है टंडन जी, इन्हें अपनी बहन की शादी के लिए लहंगे देखने हैं और इनको इलाहाबाद दर्शन कराने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी।
मालिक ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि 1 साल की मेहनत का फल मुझे आज मिल गया। मैंने सोचा कि मालिक से इलाहाबाद दर्शन की तारीख पूछ लूं, पर पता नहीं उस समय कुछ अजीब सी झिझक ने मुझे रोक दिया। 2 दिन तक मैं दुकान पर लहंगे अलग करता रहा और उस महिला कर्मचारी के बारे में सोचता रहा। तीसरे दिन जब मैं अपनी मोटरसाइकिल से दुकान पहुंचा, तब मैंने देखा कि एक सफ़ेद रंग की मारुति दुकान के बाहर खड़ी हुई है। दुकान के अंदर जाने से पहले ही मैंने शीशे से वो 2 आंखें पहचान ली थी। मैं दुकान के अंदर गया और मालिक ने मुझे चाबी थमा दी और टंडन जी को ले जाने का आदेश दिया। मैं बाहर गया और टंडन जी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैं गाड़ी चला रहा था। मेरे बगल वाली जगह पर वो महिला कर्मचारी और पीछे टंडन जी बैठे थे। मेरी आंखों में उस पीली साड़ी की चमक आ रही थी और उस गोरे मुख को देखने को मेरा जी तड़प रहा था, लेकिन पीछे टंडन जी को देख मेरी रूह कलप जाती। अचानक टंडन जी ने मुझसे पूछा, अभी हम किस तरफ जा रहे हैं? टंडन जी की आवाज़ में बहुत क्रोध था। संगम की तरफ मैंने धीमे स्वर में उत्तर दिया। उनकी क्रोध भरी ध्वनि सुनकर जो मेरा शरीर कांपा था, उसे देखकर उनकी कर्मचारी के मुख पर हंसी आई, जो मैंने अपनी बाईं आंख के एक कोने से देख ली थी। इससे पहले कि नेताजी कुछ और बोलते, उनके फ़ोन की घंटी बजी। वो फ़ोन पे बात करने में व्यस्त हो गए। उनके साथ एक दिन रह के देख लीजिए, क्रोध की आदत अपने आप पड़ जाएगी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनकी कर्मचारी ने कहा। इतनी मीठी ध्वनि सुनकर मेरे मुंह से कुछ ना निकला। मैं बस हल्का सा हंस दिया। कुछ देर तक हम दोनों ने कुछ नहीं बोला। टंडन जी अभी भी फ़ोन पर लगे हुए थे। कुछ मिनट की और शांति और हम संगम पहुंच गए। मैंने टंडन जी के लिए तुरंत उतर के दरवाज़ा खोला और उनको इस जगह के इतिहास के बारे में बताने लगा। मैं उन्हें किले की तरफ ले ही जा रहा था कि मैंने देखा कि उनकी महिला कर्मचारी किसी व्यक्ति से दूर खड़े परेशान स्वर में बात कर रही है। मेरा मन उसकी तरफ खिंच गया। मुझे उनसे बात करनी थी और मेरा निश्चय इतना अटल था कि मैंने तरीका भी निकाल लिया था। मैं टंडन जी को लेकर एक नौका के पास चला गया और नौका को पैसे देकर संगम स्नान करने को कहा। टंडन जी भी पंडित किस्म के थे, तो उनका भी मन प्रसन्न हो गया। कुछ ही देर में नौका उनको लेकर चला गया और मैं उनकी तरफ बढ़ा। वो अकेले तट के किनारे एक खटिया पर बैठी थी। मैं उसके पास मधुमक्खी की तरह मंडराने लगा। वो भी मुझे देखने लगी। आप कुछ चिंतित लग रही हैं? बहुत हिम्मत करके मैंने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा और हल्के से खिसक के मुझे अपने पास बैठने का आदेश दिया। मैं पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर अंत में जाके बैठ गया। मैंने उनको देखा तो वो अभी भी गंगा जी को ही निहार रही थी। टंडन जी कहाँ है? उन्होंने मुझसे पूछा। वो संगम स्नान करने गए हैं। संगम में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति कुंभ मेले के समय संगम में स्नान करता है, उसे अमृत की प्राप्ति होती है। कुंभ हर 12 में खत्म भी नहीं कर पाया था कि उन्होंने मेरे हाथों को उठाकर अपने सिर के नीचे रख दिया और रोने लगी। उनके आंसू बारिश की बूंदों की तरह मेरी हथेली को भिगा रहे थे। मेरे दिल की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी थी और मैंने बोला कि आप क्यों रो रही हैं? अचानक से क्या हो गया? उन्होंने अपना सर मेरी हथेली से हटाया और बोली, अभी मुझे कानपुर के अस्पताल से फ़ोन आया था कि मेरी माँ बहुत बीमार है और इलाज के लिए जल्द ही 50,000 रुपये की ज़रूरत है। वो इकलौती है जिन्होंने मेरी बचपन से आज तक देखभाल की है। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? टंडन जी से मांग लीजिए, मैंने उससे कहा। वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरी माँ एक अनाथ आश्रम चलाती है। अधिक फंड न होने के कारण मैंने अनाथ होने का बहाना बनाया था और ये भी कहा था कि मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर टंडन जी को दया आई थी और उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया था। अब मैं इनको कैसे कहूँ कि मेरी एक माँ भी है? मैं बहुत बुरी हूँ। ये कहकर उन्होंने मेरा हाथ और जोर से पकड़ लिया। परेशानियाँ व दिक्कतें सबके साथ आती हैं, बस उनका समझदारी से सामना करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा। ये सुनकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं मंद रह गया था। उस वक्त
कुछ देर वहाँ बैठकर मैंने उनको हंसाया। तब तक टंडन जी आ गए थे। उनके मुख पर चंदन का टीका और खुशी थी। वो गाड़ी की तरफ बढ़े और रास्ते में उन्होंने मुझे 20 रुपए की टिप दी। ये देखकर वो हंस रही थी। गाड़ी चलाते वापसी में पूरे वक्त मैं इस भाव में खोया रहा कि क्या उनको भी मुझसे प्यार हो गया है। रात हो चुकी थी और मैं गाड़ी लेकर दुकान के बाहर खड़ा था। तभी मैंने देखा कि सामने से वो आ रही है, अकेले। मैं अपना हुलिया सुधारने की वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा, 3 दिन बाद टंडन जी की रैली है यहाँ। ये कहकर वो चली गई। राघव का गला सूख चुका था। उसने एक घूंट पानी पिया, थोड़ी देर रुका। उसने वैशाली के मुख पर ऐसा तेज देखा कि जैसे ही उसकी कहानी खत्म होगी वैसे ही वो उसको डांटेगी। मैंने किसी तरह से अपने मालिक से, परिवार वालों से, अपनी पूंजी से जमा करे और अंत में उस दिन तक मेरे पास पूरे पैसे इकट्ठा थे। अंत में वो दिन भी आ गया। मेरी उनसे फ़ोन पर भी रोज़ बात होती थी। मुझे अब यकीन था कि उसे भी प्यार है। मैं अपने घर में उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसके साथ सपनों में 7 फेरे तक ले लिए थे। वो पूरी तरह से उसके प्यार में डूब चुका था। अचानक मेरा फ़ोन बजा और एक व्यक्ति ने बोला, इस नंबर को जो उपभोक्ता हैं उनका मेजर रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। मैं बिना जूते के अपनी मोटरसाइकिल से जल्दी से वहां पहुंचा तो पता चला कि टंडन जी एक्सीडेंट के अकस्मात स्वर्ग सिधार गए हैं और ड्राइवर और उनकी महिला कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं। मैं जल्दी से अस्पताल पहुंचा तो मैंने देखा कि दोनों ही हालत गंभीर है। 2 दिन तक मैं उस सरकारी अस्पताल में रहा। इसी बीच मैंने जैसे तैसे उन 50,000 रुपयों को सही जगह पर पहुंचा दिया। तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि महिला कर्मचारी बस से तो गई है, लेकिन उनकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई है। उसे कुछ याद नहीं रहेगा, न मैं ना वो प्यार भरे लम्हे। शाली, अब मैंने आपको रोक ना सकी और चिल्ला पड़ी, कौन सा प्यार? वो सब तुझसे मदद मांग रही थी और तुमने उसको प्यार समझ लिया। अगर लड़की हाथ पकड़ ले तो इसका मतलब प्यार हो गया। कितनी नीचे सोच है तुम्हारी। राघव भी अपने आप को ना रोक सका और उसके आंसू बहने लगे। उसने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। वैशाली को भी एहसास हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। माहौल को ठंडा करने के लिए वैशाली ने पूछा, ये तस्वीर जो तुम छुपा रहे हो वो उसकी ही है? राघव ने कहा और वो बिस्तर से उठ गया अपने बैग में बाकी ज़रूरी सामान रखने। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वैशाली ने वो तस्वीर उठा ली। इससे पहले कि राघव उसे रोकता बहुत देर हो चुकी थी। यही तो मेरी तस्वीर है, वैशाली ने आश्चर्य से कहा। राघव के आंसू ने ही सब बोल दिया। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।